Good morning, students. So far we have done in this chapter, that is chapter 4, poverty, two parts, two video classes. This is the third one. So this is part 3 for chapter 4, poverty. And so far we have done in the two parts who are the poor and how are poor identified, and these are the different categories of poverty. This you have to learn. Then the concept of poverty line we have done, that calorie based norms, number of poor in India, and we have done causes of poverty so far. These are some of the factors we have done already in our last video class, and these are the other causes of poverty. We have done this. And now we will continue in part 3 from this particular slide, that is poverty alleviation policies and program. इसका मीनिंग है, poverty alleviation का मीनिंग होता है poverty को elevate करना, यानी रिमूव करना या रिड्यूस करना. तो ये हमने लास्ट में यहाँ खत्म किया था. हमने 3 अप्रोचेस देखी थी. ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इसको समझेंगे हम डिटेल में. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स यानी योजनाएं जो हैं, जो सरकार ने बनाई, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे. और तीसरा है टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द. इनको तीनों को अब हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हेडिंग क्या है दोबारा से देखो. द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ 3 डायमेंशन. इसको 3 डायमेंशनल अप्रोच बोलते हैं. 3 डायमेंशन 3 दिख रही है हमारे को. 3 अलग अलग डायमेंशन से, 3 अलग अलग तरीकों से सरकार की यानी गवर्नमेंट की अप्रोच है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी. तो पहला हम देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़ो. इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन. अब ये है या नहीं है वो बात अलग है. पहले सरकार की या गवर्नमेंट की हम बात करें, क्या एक्सपेक्टेशन थी इस पर्टिकुलर अप्रोच से, दैट रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी. इंक्रीज इन जीडीपी को रेड में कर रखा है, तो कीवर्ड है, याद करना है. ग्रोथ जब हम बोलेंगे तो जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पर, और वो भी इंक्रीज इन जीडीपी. तो रैपिड का मतलब है अगर हम तेजी से हर साल अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे. वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें ऐसे लिखा है वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन. सेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, द रिच क्लास, द एलीट क्लास, देन द मिडिल क्लास, देन द पुअर. इस 3 की तरह से अभी हम अगर क्लासीफाई करें मोटा मोटा, तो इन्होंने ऐसे सोचा सरकार ने कि अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो इट विल स्प्रेड टू ऑल द सेक्शन, सब तक पहुंचेगा. जीडीपी का मतलब इनकम से भी है, ये हम मैक्रो में समझेंगे धीरे धीरे हम अभी तो. लेकिन एक बार के लिए तो तुम समझो, अगर जीडीपी बढ़ती है यानी आउटपुट बढ़ता है. जीडीपी का रिलेशन किससे, आउटपुट से है, यानी प्रोडक्शन से है. किसी भी देश में जो प्रोडक्शन किया जाता है उस सबको कैलकुलेट करके हम वैल्यू, जो मॉनेटरी वैल्यू है, वो हम जीडीपी में से कैलकुलेट कर सकते हैं. वो हम सब मैक्रो में सीखेंगे. अभी तो सिर्फ यहाँ इतना समझने की कोशिश करो कि जीडीपी का मतलब है आउटपुट बढ़ना, और आउटपुट का जो सीधा सीधा जो रिलेशन है वो इनकम से होता है. ये तो तुम अभी सीख चुके होगे, क्योंकि मुझे हर बैच को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि आउटपुट का रिलेशन इनकम से. लेकिन हाँ, ये जब हम इस कोविड सिचुएशन को समझें, अभी 4 महीने से जो हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हुई या सर्विस सेक्टर बंद हुआ, या तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर की भी हम बात करें तो उसका आप देख रहे हैं घरों में इम्पैक्ट आ गया है कि इनकम पर सीधा सीधा आजकल इनकम की बात होती है. नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. फैक्ट्रीज का बंद होना है, या जो लॉकडाउन के दौरान जो पूरा इकोनॉमी को बंद करने से सीधा इनकम पर इम्पैक्ट आया. अभी आप समझ रहे होंगे मेरी बात. तो अब आपको ये सीखना है कि जीडीपी के बढ़ने से लेकिन इनकम पर इम्पैक्ट आएगा, तो वो हर सेक्शन तक पहुंचेगा, पुअर तक भी, एंड विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन. ट्रिकल डाउन का मीनिंग देखेंगे. अभी तो समझो कि हाँ, यहाँ ये हमें समझाना चाह रहा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में जीडीपी का बढ़ने की बात हो रही है, और जीडीपी का रिलेशन ये आपको समझना है दिमाग में, क्योंकि इकोनॉमिक्स दिमाग में भी चलती है. तो आपको क्या रिलेट करना है कि इनकम की बात यहाँ पे हो रही है, और कहाँ तक पहुंचेगी, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और पुअर तक भी पहुंचेगी. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पुअर है, यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हम ऐसे माने. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वुड बेनिफिट द पुअर. अब इसमें चाहे तुम सर्विस सेक्टर भी जोड़ लो, लेकिन हाँ, ये तो उस एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो हम तो इसको अपनी इकोनॉमी को हम 50 से समझते हुए आ रहे हैं. तो हमारे को ये समझ में आया कि गवर्नमेंट की अप्रोच थी, अगर जीडीपी बढ़ेगी, अगर आउटपुट बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से पुअर को बेनिफिट होगा. तो कैसा हुआ, ये तो सिर्फ एक ये अप्रोच है. ये देखो क्या लिखा है, ये ऐसा 2020 तक भी नहीं हुआ. इन रियलिटी द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअर. रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाया. सरकार की सोच जरूर थी
लेकिन नहीं हो पाया तो उसके रीजन क्या पता लगे। पहली चीज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट सब तक नहीं पहुंच पा रही है, इनकम सबकी ग्रोथ की वजह से नहीं है। और दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा कारण है गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। इस 2020 तक भी हम पहुंचे, हम 50 से 90 तक हमने सीखा, फिर 91 से हमने रिफॉर्म सीखे, आज 2020 तक भी रिफॉर्म हो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन की बात करें, जीएसटी की बात करें, ये हमने पढ़ा हमने लास्ट चैप्टर्स के दौरान। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है, गैप बिटवीन, जो आप, मैंने बोला ना आपका बैच ये आसानी से समझ सकता है, क्योंकि अब आप देख सक रहे हो कि, और समझ भी पा रहे हो आप कि इस कोविड सिचुएशन के अंदर रिच के पास तो सरप्लस है, जिनके पास सरप्लस था वो चाहे प्रोडक्शन हुआ या ना हुआ उनकी वजह से कोई उनको इम्पैक्ट नहीं है, उनके पास सेविंग्स थी, उनके पास सरप्लस था। लेकिन जो पुअर का आपने देखा, एक रिवर्स माइग्रेशन देखा आपने, गाँव की तरफ जाना पड़ा क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए एक दिन के लिए भी इवन डे मील वॉज नॉट देयर, एक वक्त का खाना भी नहीं था, तो बच्चों के साथ ही पैदल ही निकल पड़े। तो गैप बोलेंगे आज के भी 2020 में भी, 2020 के इस महीने तक भी गैप जो है वो वाइडेंड है, वो बहुत ज़्यादा है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द डिस्पैरिटीज रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्म। इससे डिस्पैरिटीज हुई, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन वो गैप तो बढ़ा। इसको सीखने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, या हम वेल्थ की बात करें, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू, बहुत कम के पास है। द रिच आर वेरी फ्यू एंड द पुअर इन इंडिया आर वेरी लार्ज इन नंबर। मैं कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बोल रहे थे कि भारत की 80% जनसंख्या ऐसी है जो महीने का 10,000 से कम कमाती है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन 2020 टू सर्वाइव विद जस्ट 10,000 रुपीज़। ये बहुत बड़ा अमाउंट बोला है मैंने आपको, 10,000 रुपये एक गरीब के लिए। तो भारत की 80% जनसंख्या ऐसी है जो 10,000 से भी कम कमाती है एक महीने में, और वो परिवार को सर्वाइव करना होता है 10,000 से भी कम में। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रिलियन इकोनॉमी, हम उसके जीरो लगाएंगे। मैं हमेशा क्लास में बोलता था कि वो जीरो लगाना नहीं समझ में आएगा तुम्हें जब मैं ट्रिलियन बोलता हूँ तुमसे। मिलियन फिर भी समझ लोगे, बिलियन फिर भी समझ लोगे, ट्रिलियन नहीं समझ। और हमारी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर्स की बात करी मैंने आपसे। तो ग्रोथ हुई, हमारी जीडीपी बढ़ी, वी आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर हम बात करें तो 7% के रेट से तो हम ग्रोथ कर ही रहे हैं, और उसकी नंबर की बात करें तो हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, ट्रिलियंस में हमारे प्रोडक्शन होता है। तो एक बार देखना, डिक्शनरी मीनिंग देखना गूगल पे जाके कि ट्रिलियन में कितने जीरो लग जाते हैं। तो अगर इतना भी हुआ तो भी क्या बोला गया, कोविड सिचुएशन में रिवर्स माइग्रेशन है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आई जो किसी दुनिया के किसी देश में नहीं हुई। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है कि जो इंडिया का जो पुअर है वो अपनी फैमिली के साथ काम के लिए माइग्रेट नहीं करता है, उसकी फैमिली तो विलेज में रहती है, और वो काम के लिए माइग्रेट कर गया टू द सिटीज लाइक मुंबई, टू द सिटीज लाइक दिल्ली, टू द सिटीज लाइक बेंगलोर, टू द सिटीज लाइक जयपुर। लेकिन जैसे ही काम बंद हुआ, जीडीपी, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी बंद की गई लॉकडाउन के दौरान, तो रिवर्स माइग्रेट, उसको इनकम जीरो हो गई उसकी, क्योंकि वो एक डेली वेजर था। तो अब आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या है। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में इन रियलिटी द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट ट्रिकल डाउन। ये अप्रोच थी सरकार की, लेकिन ये काम नहीं किया। ट्रिकल डाउन का मीनिंग देखो, बेनिफिट्स गिवन टू टॉप ऑफ द सिस्टम, यस इकोनॉमी, विल ग्रेजुअली बी पास्ड ऑन टू द लोअर डाउन द सिस्टम। लोअर डाउन द सिस्टम का यहाँ पुअर की बात हो रही है, टॉप डाउन का मतलब इन मिलियनर्स की बात हो रही है। इनकी फैक्ट्रीज को, जैसे अभी भी आपने देखा होगा, लाखों रुपए का पैकेज दिया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोअर डाउन में आप ये ठेले वाले देख रहे हैं, इनको वो बेचारे वैसे ही अभी भी ठेले लगा रहे हैं अपने, इनको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, और इनको गांव की तरफ जाना ही पड़ा, माइग्रेट करना ही पड़ा, रिवर्स माइग्रेशन जिसको बोला गया। तो अभी हम वापस से अपने सिलेबस पे आएंगे। हम तो चलो कोविड सिचुएशन छोड़ दो, ये तो एग्जांपल की तरह चलता है, और एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। लिखना जो है वो स्लाइड बाय स्लाइड तुम्हें कॉपी में उतारना है, और इसको यू हैव टू लर्न देन ओनली। क्योंकि ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड का सवाल देखो क्या है, 2020 का इस साल का सवाल है ये, सेट 2 का, रैपिड, और बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देव डन इन अ रॉन्ग मैनर। वो क्या समझ गए, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या, जब कम पढ़ते हैं तो हम क्या समझ में आता है जल्दी जल्दी में, हाँ पढ़ा था हमने ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का, और उसमें हाँ भर दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। वापिस आ गए हम, तो ऐसा कह रहा है इंक्रीज करोगे अगर जीडीपी को, श्योरली ट्रिकल्स डाउन टू द पीपल अंडर द एब्सोल्यूट। ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को कि इंक्रीज होने से क्या वो ट्रिकल डाउन होता है। आगे क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड का मतलब होता है क्या आप इससे एग्रीड हैं, रिफ्यूट का मतलब रिफ्यूज से ये शब्द बना है, रिफ्यूट का मतलब होता है मैं एग्रीड नहीं हूं। तो कह रहा है मैं एग्रीड हूं, तो आंसर इसमें येस और नो में आएगा, लेकिन येस और नो के इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं होते हैं। आगे देखो क्या लिखा है,
डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। आपको आर्ग्यूमेंट देना, तो आंसर कैसे देना था? एक्चुअली 3 मार्क्स के लिए सवाल था जो मेजोरिटी ने गलत किया, क्योंकि उन्होंने बोला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, हाँ मैंने पढ़ा था, वो यस करेगा, जबकि आंसर क्या आना था? नो। रीजन क्या लिखना था? पॉपुलेशन एंड द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइड एंड वाइड के 3 नंबर मिल जाते। लेकिन मेजोरिटी ने क्या दिमाग लगाया? वो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच तो थी, वो ग्रोथ ओरिएंटेड दो तरह से सवाल बनते हैं कि समझाओ एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, तब तो आप बोलते हैं हाँ ये है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में इंक्रीज, तब तो ये सवाल था। वो इस पे चले गए और आंसर यस करके इसको समझाने लग गए, जबकि समझाना क्या था? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली, अदरवाइज सवाल ही समझ में नहीं आएंगे कह क्या रहा है, कि ये मेरे से पूछ रहा है कंसेप्ट या मेरे से कमेंट मांग रहा है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो यहाँ ये सवाल है इम्पैक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा इस अप्रोच को गवर्नमेंट ने अगर आगे लेके बढ़े तो इम्पैक्ट में आप बोलोगे कि इट वाज लिखा इन रियलिटी द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट बीन ट्रिकल डाउन, नो। तो आंसर इज नो। फिर डिपेंड करने के लिए 2 पॉइंट लिखने थे, 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर ये दूसरी तरह सवाल आए तो अगले साल पता नहीं क्या सवाल आएगा, तो अगले साल ये पूछ लेगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच समझाओ, तब ये थोड़ी तुम समझाने लग जाओगे इम्पैक्ट। तब आपको ये समझाना है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी। So you have to be very careful while reading these questions, and you have to train yourself hard. I'm there with you to. You can ask me anytime, because in this particular section, for the first time in 2020, this particular book is being included. तो उसका जो पहला सेट आया, जो पहला जो सवाल आया, वो इस तरह के आया कि उन्होंने स्टेटमेंट देके कमेंट करवाए बच्चों से, और बच्चे स्टेटमेंट ध्यान से, क्योंकि जिन्होंने था हमारे स्कूल में भी बच्चे ने जिन्होंने समझा उसके 99 भी स्कोर किए। तो दिस ईयर वी हैव अगेन, लास्ट ईयर तक 98 हाईएस्ट था, अभी 99 तक हो गया। तो श्योरली इन दिस बैच विल ट्राई टू क्रैक 100। द सेकंड अप्रोच इज द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन। हमने 3 पढ़ी थी, पहली क्या थी? ग्रोथ ओरिएंटेड, दूसरी क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स यानी ये क्या अप्रोच है, इसमें क्या लिखा है? इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट पॉवर्टी कुड बी रिमूव्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ एडिशनल एसेट्स। या तो एसेट्स बनाए जाएं। एसेट्स क्या हो सकता है? वो एक लैंड भी हो सकती है, एसेट एक शॉप भी हो सकती है छोटी सी, एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है, सब एसेट्स हैं। या बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन, या फिर काम जनरेट करके उनको इसके बदले में पेमेंट की जाए, जिसको सैलरी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। तो 2 तरह की अप्रोचेस में सरकार ने काम किया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए। या तो आप अपने एसेट बना सकें, एक ऐसा प्रोग्राम होगा एसेट मतलब अपनी शॉप बना सकें, एक छोटी सी लैंड खरीद सकें, या कोई छोटी सी एंटरप्राइज हो, छोटा सा हैंडीक्राफ्ट, एक कॉटेज, एक छोटी सी इंडस्ट्री घर में लगा लें। या आपको काम मिलेगा सरकार की तरफ से और उसके बदले में आपको सैलरी दी जाएगी, वेजेस दी जाएंगी, जिसको वर्क जनरेशन बोला गया। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो आप अपना खुद का कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं इसको, एक शॉप बोल सकते हैं, एक छोटी सी इंडस्ट्री हो सकती है, कॉटेज हो सकती है। जैसे सपोज करो आप एक छोटी सी पापड़ बनाने की, आपने एक छोटी सी एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करी, जो आज बहुत बड़ा बन के आज एक लिज्जत पापड़ के ब्रांड के नाम से आप जानते हो। वो स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, स्टार्टेड बाय सम फ्यू वुमेन, घर में स्टार्ट किया, वो बना के लेके आते थे, आज वो एक बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री से आज एक बिग ब्रांड इज देयर। So I'm talking about these kind of things which you can start on your own from your home only with very few we can say capital requirement, less capital requirement. वो हैंडीक्राफ्ट का भी कुछ हो सकता है, कुछ आप पॉटरी का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से सरकार आपको मदद करेगी। लेकिन हम डिटेल में देखेंगे वेज में, लेकिन क्या होगा, आपको जाके काम करना पड़ेगा, आपको काम मिलेगा, इसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी, जो हम सैलरी या वेजेस के नाम से जानते हैं। तो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप खुद का काम, बिजनेस बोलते हैं जिसको, एक एंटरप्रेन्योर की तरह कर सकते हैं। दो यू आर ए पुअर, ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, दिस इज नॉट टू मेक यू रिच, दिस इज टू, हाँ डे बाय डे इफ यू वर्क ऑन, तो वो हो सकता है एंटरप्राइज एक बहुत बड़े ब्रांड की तरफ आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ स्टिल दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और वी कैन से दीज प्रोग्राम्स आर फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। पहले का देखो नाम क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। तीसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। एंड द लास्ट वन इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। रीस्ट्रक्चर्ड है, इसका नया नाम क्या है, तो हो सकता है 1 नंबर के लिए सवाल आ जाए आपके इस बैच के लिए, क्योंकि 10 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के लिए, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स या डेफिनेशंस। तो आपसे पूछ लेगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आज नाम क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए आगे छोटा सा, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है कॉटेज या स्मॉल स्केल लेवल पे,
कॉटेज इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, तो इसमें लिख दिया यहाँ पे। तो पहला वाला प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नाम ही है रूरल, तो गांव में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप गांव में ये करेंगे तो सरकार मदद करेगी आपकी, किस प्रकार की करेगी वो देखें। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो अगर आप खादी विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ करते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन मिलेगा टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज इस प्रोवाइडेड। तो आपको एक लोन मिलेगा, कहने की बात है आपको, आपके पास, क्योंकि यू आर अंडर द पुअर कैटेगरी, यू आर नॉट हैविंग द फंड्स टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर ओन एंटरप्राइज, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू थ्रू दिस प्रोग्राम। आपको सरकार हेल्प करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी। द की वर्ड हियर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस and the name of the program is rural employment, and particularly you have to understand this is a self employment program। तो ऐसे याद करना है, नाम याद करने हैं, और ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है या वेज के, क्योंकि वेज के अलग आ जाएंगे अभी। तो अपने आप को जब आप रिवाइज कराएंगे तो क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कितने हैं जिससे आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, और वेज एम्प्लॉयमेंट के कितने। तो सेल्फ के चल रहे हैं 3, दूसरे वाले का नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। देखिए इसमें क्या लिखा है, The educated unemployment from low income families in rural and urban areas can get financial help to set up any kind of enterprise। तो आप अपना रूरल, और ये वाला जो अब पहले वाला सिर्फ रूरल था, ये रूरल भी है और अर्बन भी एरिया में काम करेगा, और अगेन उसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, इसमें भी फाइनेंशियल हेल्प है। आप अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट कर, एंटरप्राइज का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। आप पापड़ की एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा सा एक, आप कोई पॉटरी का करना चाहते हैं, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, दे आर मेनी मोर, यू कैन डिस्कस मी विद मी एनी टाइम। आप मेरे से बात कर सकते हैं, यू कैन मेल टू मी और यू कैन मैसेज थ्रू, नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग, स्टडी बेस से भी मैसेज करके सवाल पूछ रहे हैं, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड मीडियम टू कम्युनिकेट। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली आई कैन, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ, सिस्टम पे हूँ, तो मुझे दिखेगा मैसेज आया, तो मैं आपको साथ के साथ मैसेज, आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरा मेल का भी हमने एक कोशिश करी है, उसमें देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आप किस बात का वेट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा तब सवाल पूछेंगे, यहाँ अभी पीसफुल टाइम है, तो घर बैठे हम पढ़ के। और दूसरी बात, आपको कॉपीज बनानी है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ये स्लाइड आपको लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है समझने की और याद करने की, तब तो हम इस बैच में भी अच्छा कर पाएंगे। इस बार 12 स्टूडेंट थे जिन्होंने 90 के ऊपर लेके आए और हाईएस्ट 99 आया अपने मैनुअल मिशन स्कूल में इकोनॉमिक्स के अंदर। तो दिस बैच कैन ऑल्सो क्रैक, मैंने बोला कि हमारा 100 का जो है वो करने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर वो उस बैच में 12 बच्चे आए तो हम और बढ़ा सकते हैं, हमारे इस बार हो सकता है 15 आ जाए 90 के ऊपर, लेकिन वो डे टू डे बेसिस पे पढ़ते हैं। वो लास्ट में मैंने हमेशा आपको समझाता था पहले भी कि यू कैनॉट क्रैम इकोनॉमिक्स, और अगर आप इस बुक को थ्योरेटिकल समझ के मजाक में लेंगे तो मेरे पास जो इस साल कॉपीज आई थी चेक होने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटे थे वो इसी सेक्शन में कट गए उनके, अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो ये मत सोचो कि, और इस बार भी 3 अपनी कंपार्टमेंट है, वो शुक्र है कि इकोनॉमिक्स में तो नहीं है। तो कहने की बात ये कि सीबीएसई इज नाउ वेरी सीरियस, तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। इस बुक को हम मजाक में लेंगे, थ्योरी में लेंगे, तो वो क्वेश्चन देख लो, आपको बोर्ड का बता दो मुझे क्या करोगे अगर ये आ गया तो क्या लिखोगे इसमें। नो लिखने पर तो कुछ स्टार्ट होगा, और फिर रीजन पे नंबर है, नहीं तो 0 है। यस लिखते ही मैं सिर्फ यस देख रहा था बच्चे का, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती थी। बोर्ड की कॉपी जो मेरे पास आई चेक होने के लिए, मैं सिर्फ यस देख के काट के 0 दे देता था, कितना आसान काम। तो अगर आप केयरलेसली इस सब्जेक्ट को लेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेंगे जो 40 मार्क्स का है, तो फिर मार्क्स भी केयरलेस वाले रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव टू गेट इवन 27 मार्क्स। तो स्टेटमेंट्स को समझना कि क्या रहा है और किस चैप्टर से आया है, ये समझ में नहीं आएगा पहली बात तो किस चैप्टर से। ये तो पर्टिकुलरली मैंने इस चैप्टर में डाल दिया तो तुमको समझ में आ रहा है कि पॉवर्टी के चैप्टर, और बिल्कुल इस स्लाइड के साथ ही डाल दिया, तो आसान लग रहा होगा। नहीं तो बच्चा तो इसको समझ ही नहीं पा रहा था, वो अपनी भाषा में, उसको तो पहली बात यही नहीं समझ में आया कि डिफेंड का मतलब क्या है और रिफ्यूट का मतलब क्या है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया है, इस तरह के सवाल आएंगे। डिफेंड का मतलब क्या होता है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्रीड हैं तो यस कर रहे हैं। रिफ्यूट का मतलब है आप इस स्टेटमेंट से एग्रीड नहीं है तो नो करेंगे, रिफ्यूज बोलते हैं इसको। रिफ्यूज से ये शब्द बनाया गया, रिफ्यूज। क्वेश्चन समझेंगे तब आंसर लिखेंगे ना। इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये दो अभी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम समझ चुके हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तीसरा आ गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अभी आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पॉलिसी देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली ग्रोथ थी, दूसरी ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए, जिसमें 2 तरह से हैं। सरकार 2 तरह से हेल्प करती है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं तो वेज के लिए।
सेल्फ के हम ये तीसरा पढ़ रहे हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एम्स एट क्रिएटिंग बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल सिंपल है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये आप हेल्प ले सकते हैं सरकार से, और वेज अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद आ गए आपके स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना, सॉरी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्योंकि शहरी वाली में तो हमने ये पढ़ लिया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में तो शहर के लिए है। एंड नाउ दिस वन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें देखो एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फॉर्म, ये क्या होते हैं हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन कैसे काम करते हैं। सेल्फ हेल्प का मतलब तो समझ आ रहा है, खुद की हेल्प खुद करनी है। देखो क्या लिखा है, इनिशियली दे आर एनकरेज टू सेव सम मनी, यानी आप एक ग्रुप बना लेंगे। सेल्फ ग्रुप का मतलब ग्रुप है, सपोज करें उसमें 7 से 8 मेंबर हैं, तो 7 से 8 मेंबर उस ग्रुप में क्या करें, दे आर एनकरेज, तो उन्होंने कुछ सेविंग कर रखी होगी एंड लेंड अमंग देमसेल्व्स एज लोन, तो आपस में ही वो पूल करेंगे। सपोज करें वो 7-8 ने 1000 भी इकट्ठा किया तो 8000 हुए, तो जिसको जरूरत है उसको लोन की फॉर्म में दे दिया जाएगा और वो उसके लिए इंटरेस्ट भी भरेगा, बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट होगा। यानी एक बैंक जैसा स्ट्रक्चर है, बैंक नहीं है, आप खुद की हेल्प खुद कर रहे हैं। यानी गांव के 7-8 लोग या 10 लोग या 15 लोग मिलकर वो पैसे इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको जिस भी नीडी मेंबर को दे दिया जाता है और वो उसको रीपे करता है, वापस करता है वो। और इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, योजना में क्या हो रहा है, लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो कुछ हेल्प अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है तो उसमें से कुछ पार्ट सरकार भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को SHG को दे देगी, विच देन डिसाइड whom the loan is to be given for self employment, और वो डिसाइड करेंगे कि लोन किसको देना है। तो इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ये अभी दोबारा से भी आएगा, एक बार डिटेल में और आएगा, लेकिन हाँ अभी तो इस पे आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हम क्या लिखना है आपको, देयर आर फ्यू मेंबर्स, 7 to 8, 10 to 15 members are there and they pool their money, their savings and then lend, then a person can borrow from them at a very nominal and that money they have to repay back। ये लोन की फॉर्म में दिया गया है, वापस देना है जैसे बैंक में होता है, और ऊपर से छोटा सा इंटरेस्ट का भी अमाउंट लगेगा। लेकिन इस स्कीम में क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको और इस तरह से आपको हेल्प आप खुद की करेंगे। लेकिन हाँ कुछ पार्शियल का मतलब होता है, कुछ पार्टली जो आपका अमाउंट था सरकार की तरफ से वापस आ जाएगा, तो आपका अमाउंट बड़ा हो गया, अभी आप उसमें से भी लोन दे सकते हैं। अब ये आ गए वेज वाले, तो मैं आपसे यही बोला था ये 2 तरह की स्कीम्स काम कर रही हैं 3 डायमेंशनल अप्रोच में। सेकंड वाली है, पहली वाली का नाम ग्रोथ था, दूसरी वाली का नाम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी स्कीम्स यानी योजनाएं हिंदी में बोलेंगे। तो पहली हमने पढ़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, अब पढ़ेंगे हम वेज एम्प्लॉयमेंट की। किसके लिए, फॉर पुअर अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। अनस्किल्ड का मतलब कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, स्किल का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, प्लम्बर भी एक स्किल ही होता है, इलेक्ट्रीशियन भी एक स्किल ही होता है, डॉक्टर भी एक स्किल ही होता है, बहुत हायर लेवल पे चले जाएं, इंजीनियर भी एक स्किल होता है। लेकिन ये अनस्किल्ड के लिए है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। देखो पहला क्या लिखा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, दूसरा क्या लिखा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तीसरा क्या लिखा है, मनरेगा के नाम से आप जानते हो इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है, इसको नरेगा भी बोलते हैं। महात्मा गांधी बाद में लग गया तो मनरेगा हो गया, नहीं तो नरेगा भी बोला जाता है इसको। अब हम डिटेल में देखेंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में क्या बोला गया, वेज के लिए है, काम करोगे तब मिलेगा, ये बिजनेस खोलने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये, देखो ऊपर क्या हेडिंग लिख रही है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। क्या हुआ इसमें, 2004 यानी 2004 में इसको स्टार्ट किया गया, यानी आज से करीब अराउंड 16 साल पहले या 15 साल पहले हम बोलें। इसमें क्या एक सोच थी सरकार की, इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए 150 के करीब। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो क्या लिखा है, इज टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। वेज मतलब आप काम करेंगे तो आपको हम वेजेस देंगे, जिसको दूसरी भाषा में सैलरी भी बोलते हैं। लेकिन सैलरी ये मंथली नहीं है, ये डेली बेसिस पे होती है। काम करेंगे, जैसे एक मजदूर की बात हो रही है, या वो एक लेबरर ही होता है, वो हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में हो सकता है डैम्स के लिए, सरकार जो भी योजना कोई काम करवा रही है विलेज एरिया में, उसके बदले में आप मजदूरी करेंगे, लेबर की तरह काम करेंगे, उसके बदले में यू विल गेट द पेमेंट। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है, एक समझने वाली बात, दिस प्रोग्राम इज नाउ एब्जॉर्ब्ड, या दूसरे शब्द में बोले या इंक्लूडेड, या तीसरी भाषा में बोले सब्ज्यूम, किसमें हो चुका है, नरेगा में हो चुका है। तो ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है नेशनल फूड प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन हाँ इसका रूप अब चेंज हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है, अभी ये नरेगा के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। होता क्या है पहले एक बार देख लें, ये 2005 में आया, देख लो आप, 2004 के बाद ये 2005 में आया। The Parliament passed a new act to provide guaranteed wage employment to every household
whose adult volunteer is to do unskilled manual work। फिर से आ गया देख लो, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मैंने बोला, जैसे रोड में काम करना, सरकार रोड बनवा रही है, तो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने कहीं कहीं लिखा होगा, बोर्ड्स पे लिखा होता, तो आप वो सरकार की तरफ से बनाई गई सड़क है, उसमें अगर आप एज ए मैनुअल वर्क करते हैं अनस्किल्ड, तो उसमें आपको फॉर ए मिनिमम ऑफ 100 डेज इन ईयर्स, कम से कम 100 दिन तक तो आपको पेमेंट कर सकती है सरकार इस पर्टिकुलर स्कीम में। संपूर्ण ग्रामीण, जो बीच वाला पॉइंट जो रह गया था हमारा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ही है रूरल एरियाज के लिए, तो ये दोनों मिलकर अब नरेगा के अंदर आ गए हैं, ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तीसरा वाला है टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। मिनिमम बेसिक में क्या आता है देखो, प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स, आगे लिखा है एट सब्सिडाइज रेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, ठीक है ना। फूड है आपको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करा जाए, लिख भी रखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, कम कीमत पर आपको सरकार उपलब्ध कराएगी, जैसे हम जो राशन शॉप्स पे हम देखते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी इसी तरह का प्रोग्राम है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा वाला मिड डे मील, तो आप जानते ही हैं, जो बच्चों को स्कूल के अंदर मील प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्कूल में पढ़ाई भी करें, और जो उनका मील का जो एक कंपोनेंट जो मिस हो रहा है, क्योंकि बहुत पुअर है, खाना भी नहीं है उसके पास, एक डे का मील भी नहीं है, तो मजदूरी करता है, उसके पेरेंट्स भी मजदूरी करते हैं, तो सरकार ने ये स्कीम लेके आया है कि कम से कम वो मजदूरी ना करे, खाने के लालच में स्कूल में आ जाए। तो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज हैं, तो तीसरी अप्रोच है मिनिमम बेसिक, फूड प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, वाटर सप्लाई, साफ पानी उपलब्ध कराना, सैनिटेशन होना। तो इस तरह से अदर स्कीम्स भी, फिर अभी मैंने नाम भी लिया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास का मतलब होता है घर, तो ये इन स्कीम्स के अंतर्गत आपको ये समझना है कि गरीबों को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज मिलती हैं टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। और इसी में एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी आए, यानी ये भी योजना है, स्कीम ही है, जिसमें एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम आई, जिसमें देखिए क्या लिखा है, हो सकता है 3 नंबर के लिए आ जाए कि आप समझाओ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करना है क्या है ये। तो इसमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किसके लिए है, सोशल असिस्टेंस, देखो हेल्प है किसके लिए, एल्डरली पीपल डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ आर गिवन पेंशन, उनको पेंशन दी जाती है। पुअर वुमेन हु आर डेस्टिट्यूट, यानी उनको नो वन टू टेक केयर ऑफ, डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या है, बुक में इसी तरह लिखा गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मे बी शी इज अ विडो, मे बी ए डाइवोर्स्ड, तो इस तरह से इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको हेल्प मिलेगी। नाउ असेसमेंट, अब ये सब कुछ हो गया, 3 आपने देख लिए, तो इन पॉलिसीज में क्या समझ में आया, क्या इन्होंने इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेल्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, लेकिन ये सब पॉलिसीज काम नहीं कर पाई। आज भी इंडिया में रैम्पेंट पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों नहीं काम कर पाई, तो इसमें 3 कारण लिखे हैं देखो। बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर टेकन बाय नॉन पुअर, ज़्यादातर तो नॉन पुअर ही हेल्प, जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आ रहे होते हैं, हेल्प मिल रही होती है, वो नॉन पुअर ही ले जाते हैं। दूसरा क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली हम यहाँ फंड्स बोलेंगे, एलोकेटेड टू दीज प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशिएंट, जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स आर इल मोटिवेटेड, मतलब वो अगर आ भी गया, ऊपर से स्कीम बन गई, ये भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि स्कीम तो सेंटर की तरफ से बन जाती है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, या अनट्रेन्ड हैं, करप्ट हैं, और दे फेस प्रेशर फ्रॉम लोकल एलिट्स, यानी कोई लोकल कोई है, एलिट का मतलब है कि वहाँ का कोई बड़ा आदमी है, वो जमींदार भी हो सकता है, पुराने ज़माने में उसको जमींदार बोलते थे, आज के ज़माने में वो बाहुबली बोले जाते हैं, वो एक तरह का गुंडा राज है, तो वो फंड्स को गलत तरीके से, करप्ट तरीके से वो गरीबों तक पहुँचने नहीं देते, एंड द फंड्स आर वेस्टेड। हाई ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव पॉवर्टी, तो ये हमें समझ में आ ही चुका है, ये तो नोट में पहले भी आया था। सिर्फ ग्रोथ होने से, यानी ग्रोथ का मतलब आउटपुट होने से या जीडीपी के बढ़ने से इंडिया में तो पॉवर्टी रिमूव नहीं होने वाली है। कुछ प्रोग्राम्स और देखने पड़ेंगे हमें किस तरह से हम, और अभी जो लेटेस्ट जो आप देखना नोबेल प्राइज़ मिला है वो पॉवर्टी के क्षेत्र में ही मिला है, और वो इंडियन ओरिजिन का इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स का, मैं नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, तो आप ढूंढना एक बार क्या नाम है उनका। और उन्होंने पॉवर्टी के लिए एक तरीका
उन्होंने एक जिसके लिए उनको मिला है कि हाउ कैन वी वर्क अपॉन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है. एंड हस्बैंड एंड वाइफ दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड इन द एरिया ऑफ पॉवर्टी दे वर्क. तो माई असाइनमेंट टू यू इज दैट प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, उनका क्या तरीका था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, वो हर क्षेत्र में दिया जाता है, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी मिला इस बार. तो जस्ट रीड अपॉन दैट पर्टिकुलर वी कैन से द कंसेप्ट, द अप्रोच फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन. तो अभी तो लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समझना है कि पॉलिसीज क्वेश्चन आएगा कि कैसे जो हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, वेदर दे फेल्ड, तो आपको बोलेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव फेल्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, तो आपको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है. तो इस केस में आप क्या बोलोगे? यस, आप डिफेंड करोगे और फिर रीजन में लिखोगे बेनिफिट्स टेकन बाय नॉन पुअर, रिसोर्सेज नॉट सफिशिएंट, एंड थर्ड वन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट, इल मोटिवेटेड, अनट्रेन्ड. नाउ एक उसमें आया था, एक छोटा सा हमारी बुक में भी दे रखा है, कॉटन फार्मर्स के बारे में एक कुछ बता रखा है, पॉवर्टी का एक छोटा सा बॉक्स है, उसको बुक में से आप पढ़ना. और दूसरा मेरी एडवाइस बार बार ये है, आपको किसी प्रकार के रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है. वी आर हैविंग इनफ सफिशिएंट मटेरियल इज देयर विद अस, वो आपको समय समय पे दिया जाएगा. अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आपको ये स्लाइड लिखने के लिए बोला जा रहा है, बाद में आपको और भी पीडीएफ्स मिलेंगी. तो यू हैव टू फोकस ऑन वट एवर इज वी कैन से इज सजेस्टेड. अननेसेसरी एनसीईआरटी के बाहर जाओगे तो कुछ नंबर नहीं आने वाले हैं. पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है. जो मैक्रो की भी मैंने बुक जो सजेस्ट करी है वो, लेकिन हम करते वही हैं जो एनसीईआरटी में हमारा सजेस्टेड है, हम उसके बाहर नहीं लिखते हैं. उसमें नॉन इवैल्यूएटिव कई जगह लिखा हुआ आ रहा है, तो वो ध्यान रखना है. पुरानी जिनके पास बुक्स हैं, पर्टिकुलरली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी नई बुक ले लो, क्योंकि डेटा का फर्क आता है और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू देन टू राइट द एग्जामिनेशन. तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें हैं तो आप एनसीईआरटी की इतनी शायद कॉस्टली भी नहीं है किताब, यू कैन बाई इट. तो इसमें देखो क्या लिखा है, पॉवर्टी अमंग कॉटन फार्मर्स के बारे में क्या लिखा है, रीजंस क्या मिले कॉटन फार्मर्स के इंडिया में. हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन की कॉस्ट किस पे होती है, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, इरीगेशन है, वो ज़्यादा है. डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सरकार अपना जो सब्सिडी देती थी या जो इन्वेस्ट करती थी वो कम करते जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर में. तीसरा क्या है, लो रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फेक सीड्स, यानी सीड्स में ही गड़बड़ है. क्रॉप फेलियर, किसी भी कारणवश क्रॉप जो है वो प्रोडक्शन खराब हुआ. पेस्ट अटैक, जो आपने देखा अभी तो जयपुर में भी टिड्डी दल देख लिया आपने, तो पेस्ट अटैक बोलते हैं उसको. वो टिड्डी पूरी क्रॉप को जो है वो ग्रास होपर्स होते हैं नष्ट कर देती है. ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, डेट, और क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन जो फार्मिंग में अगर नुकसान हो रहा है तो फिर उधार लेना पड़ता है, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट रेट जो लोकल अगर कहीं से लेते हैं बैंक के अलावा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है. चीप इंपोर्ट्स भी एक इम्पैक्ट ला रहा है कि इंपोर्ट कर लेते हैं कॉटन को दूसरे देशों से, उसकी वजह से भी हमारे देश की कॉटन के जो प्राइस हैं जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं. एंड द लास्टली लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, ये इरिगेशन की प्रॉब्लम है. दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कॉटन फार्मर्स दे आर इन डिस्ट्रेस, ऐसा लिख रखा है वहाँ पर बॉक्स के अंदर. एंड डिस्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंड दे आर इवन कमिटिंग सुसाइड्स. एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस. उस पर काम करना है कि इन रीजंस को कैसे हम रिमूव करें सो दैट दीज कॉटन फार्मर्स कैन बी हैप्पी एंड देयर प्रोडक्शन में इंक्रीज. एंड नाउ दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन विच यू हैव टू डू. ये आपको इन्हीं स्लाइड्स में मिलेंगे. जो ये तीसरा पार्ट हो रहा है, लास्ट पार्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो इन तीनों पार्ट्स के दौरान आपको ये ढूंढना है, इन स्लाइड्स में से देखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. आपको मोस्टली सवालों के आंसर मिल जाएंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एडिक्वेट टू आइडेंटिफाई द पुअर. सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. थर्ड, व्हाई आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स आर इंपॉर्टेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया. फोर्थ, हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट्स address the problem of poverty. And the fifth one, the three-dimensional attack on poverty adopted by the government has not succeeded in poverty alleviation in India. Defend or refute. Sixth, write a short note on poverty alleviation programs in India. Second, poverty line. Seventh, is there any relationship between unemployment and poverty? Explain. And the eighth is differentiate between rural and urban poverty. Ninth is what are the causes of poverty. And the last question is
Government policies have failed to address the problem of poverty, defend or refute. Write these slides as notes in your notebook of Indian economic development. ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है. Try to find the answers of questions in exercise. जो भी आपको दी गए हैं ये 10 सवाल फ्रॉम द स्लाइड्स ऑफ दिस चैप्टर. ये जो स्लाइड्स आपको दी गई हैं इसमें से आप उसको ढूंढने की कोशिश करें. कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने बोला आप स्टडी बेस से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. इवन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. विद वॉट एवर मीडियम यू वांट टू कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई एम देयर विद यू टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन. And all the best to you and God bless you. Be safe at your home. Thank you.